लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और बताएं कैसे हैं आप सब लोग। जल्दी से लाइव आ जाएं, जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं तो प्लीज़ वो जल्दी से लाइव आ जाएं, तो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से बताएं सब लोग लाइव आ गए हैं क्या। हाँ जी, जल्दी बताएं सब लोग लाइव आ गए हैं। मैम आज क्लास किस टाइम है? क्लास स्टार्ट हो चुकी है, वेट करो कुछ टाइम अभी। अरे हो गई, ये 2-4 मिनट तो ऊपर नीचे हो जाता है क्लास स्टार्ट करने में, है ना। ओके, तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से आ जाएं एक बार लाइव बच्चे, जो बच्चे नहीं आए हैं। मैम टाइम का कोई टाइम नहीं है। अरे यार ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम, 5-7 मिनट हो जाते हैं क्लास ऊपर नीचे स्टार्ट होने में, इसमें क्या हो गया। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो तो फिर ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके है। चलो तो फिर क्लास स्टार्ट करें। ओके, गुड इवनिंग कोमल, अंकित रॉय, अंकित वेलकम, राकेश गुड इवनिंग, राकेश, धर्मवीर स्वामी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये एक बच्चा बहुत गुस्सा हो रहा है कि क्लास टाइम पर लिया करो मैम। अरे बाप रे, 5 मिनट लेट हो गई तो उसमें तुम ऐसा इतना बोलने लग जाओगे। वाह यार, तुम लोग तो बड़े, पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है तुम लोगों में, है। चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत सारा गुड इवनिंग सबको। और आप सबको ईद मुबारक हो। आज ईद है, आप सबको पता होगा। तो आज आप सब लोगों को ईद की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैम आपकी पिक्चर क्लियर नहीं है। मेरी पिक्चर क्लियर हो ना हो, बस आपको जो बोर्ड पे जो आपका पीपीटी में जो बना हुआ है वो आपको क्लियर दिख रहा है, बस तो बहुत है। अगर वही क्लियर दिखना चाहिए आपको, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें बता देती हूँ। यहाँ पर खेमचंद कुमार, ओके गुड इवनिंग बच्चा। देखो ये जो बैच है ये बायोलॉजी स्पेशल बैच है, आप सब जानते हैं। और इस बैच में मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, जो भी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, राइट। उसके बाद इस बैच की जो टाइमिंग है वो 6 to 8 PM है। तो सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जिन्होंने आज एडमिशन लिया है या कल एडमिशन लिया है और उन्होंने अभी तक एक क्लास भी नहीं की है, तो सबसे पहले वो मेरी प्रीवियस क्लास देख लें। जो क्लास मैं पहले से ले चुकी हूँ 1-2 घंटे की क्लास, वो देख लें, राइट। तो अब हम सबसे पहले जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ओके चलो तो अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी फालतू कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देंगे, क्योंकि आज मैं बहुत ज़रूरी चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, जिस चैप्टर में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। और मैंने आपको बताया है कि इस बैच में मैं बेसिक से एडवांस पढ़ाने वाली हूँ। कुछ भी आपका कोई भी चैप्टर नहीं छूटने दूंगी, एकदम एकदम पॉइंट से लेकर पढ़ाऊंगी मैं आपको। कि सबसे पहले सेल पढ़ाऊंगी, फिर टिश्यू पढ़ाऊंगी, फिर ऑर्गन्स के ऊपर बात करेंगे हम, फिर हम ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे एक एक करके, फिर ऑर्गन सिस्टम में कैसे डिजीजेस होती हैं सब। तो बेसिकली आप लोग बार बार मुझसे ये ना बोलें कि पहले बॉटनी करवाओगे, जूलॉजी कराओगे, क्या कराओगे, वो सब कुछ आप मेरे पे छोड़ दो। आप कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि मैम हम नोट्स कैसे बनाएं, तो बच्चा मैं एक एक चीज़ पीपीटी में लिख के लाई हूँ। जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा, पीडीएफ मैं कभी भी पहले प्रोवाइड नहीं करती हूँ, जैसे एक चैप्टर फिनिश होगा आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो प्लीज़ आप लोग नोट्स अपने कॉपी में खुद से बनाएं, क्योंकि खुद से लिखी हुई चीज़ें सालों साल तक आपको याद रहती हैं। ओके चलो, तो लास्ट क्लास का मैं हर क्लास में रिपीट कराऊंगी आपको, जिससे आपको याद रहे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, लेकिन समझाऊंगी नहीं, सिर्फ क्विक रिवीजन करवाऊंगी। ओके चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब। जय श्री राम। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया था, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निकल जाते हैं। देखो सबसे पहले मैंने कहा कि बायोलॉजी एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। और फिर मैंने ये सारी बातें बताई, बायोलॉजी कौन सी लैंग्वेज का टर्म है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये सब आपने सब पढ़ लिया था। अब मैं बार बार इसको नहीं पढ़ाने वाली। अब बात इसके बाद हमने की थी बायोलॉजी की सबसे मेन ब्रांच जो होती है वो जूलॉजी होती है, उसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, तो आप आंसर क्या देंगे, वो है एरिस्टोटल। 2 नंबर पे जो ब्रांच थी बच्चा वो थी बॉटनी, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंड बॉटनी के फादर कौन थे, थियोफ्रेस्टिस। 3 नंबर पे जो आती है ब्रांच उसका नाम था माइक्रोबायोलॉजी, और इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो आप बताएंगे इसमें हम
माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं एंड एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फोर्थ नंबर पे जो ब्रांच आती है वो आती है जेनेटिक्स, जिसको आनुवंशिकी बोलते हैं, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कैसे पेरेंट्स के कैरेक्टर या ट्रेट्स बच्चों में ट्रांसफर होते हैं और कैसे उनमें वेरिएशंस आ जाते हैं। ओके चलो नेक्स्ट, इनके फादर कौन है तो आप बताएंगे सर जॉन मैंडल हैं। नेक्स्ट इसके बाद मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि एक मान लो बबलू है और एक चेयर है, तो बबलू और चेयर दोनों अलग अलग चीज़ हैं, एक है सजीव एक है निर्जीव। तो मैंने कहा था कि हम बायोलॉजी में लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, सजीवों के बारे में। अब मैम लिविंग्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो आपने सबसे पहला पॉइंट बताया कि लिविंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला लक्षण क्या होना चाहिए कि उस लिविंग के अंदर क्या होनी चाहिए। उस लिविंग के अंदर मैम लाइव सेल्स होनी चाहिए, जीवित कोशिकाएं होनी चाहिए। अब व्हाट इज सेल, तो मैंने बताया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल, कोशिका, क्योंकि सेल से ही टिश्यू फॉर्म होते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से एक लिविंग बॉडी बनता है। तो एक नंबर पे बेसिक क्राइटेरिया क्या आ गया कि कोई भी चीज़ लिविंग है तो उसमें लाइव सेल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट, सेल्स कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की, एक प्रोकैरियोटिक्स एक यूकैरियोटिक्स। अब ये मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी। देन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल एंड इनमें डिफरेंसेस बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया बच्चा आपको कि जो सेल्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। उसके बाद मैंने बताया सेल्स के आधार पर हम गलत पीडीएफ गलत अपलोड करवा दिए, कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं चेक कर लूंगी पीडीएफ, है ना। अगर कोई गलत अपलोड हुई तो मैं उसको सही करवा दूंगी। गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग। अब मैंने बताया कि इन सेल्स के आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जीवों को दो भागों में बांटते हैं, एक ऐसे जिनको आप यूनिसेलुलर बोलते हैं, एक ऐसे जिनको आप मल्टी सेलुलर बोलते हैं। यूनी का मतलब होता है एक, मल्टी का मतलब होता है बहुत। नाम से क्लियर है, जिसमें एक ही सेल्स हों वो यूनी और जिसमें बहुत सारी हों वो मल्टी। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि मैम कोई भी अगर लिविंग चीज है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। अब व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो उसको बोलते हैं हम जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है मैम, लिक्विड प्लस सॉलिड सेमी लिक्विड मटेरियल है, जिसके अंदर बहुत सारे सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंड एक लिक्विड और होता है, उसको आप साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देन प्रोटोप्लाज्म को हमारी लाइफ का फिजिकल बेसिक माना गया है, मतलब भौतिक आधार माना गया है। और ये बात किसने बताई थी, तो लास्ट क्लास में बताया था हक्सले ने। और प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने। इतना हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। जिस बच्चे ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है प्लीज प्रीवियस क्लास देखें, तो ही आगे का समझ में आएगा। अब आते हैं नंबर 3 पे। फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा था, उसमें लाइफ सेल्स होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2, उसका लक्षण नंबर 2 क्या था मैम, उसमें प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य होना चाहिए। अब आते हैं बच्चों नंबर 3 पे। 3 नंबर पे है, यहाँ पर आप देखिए, आप अपनी क्लास आज की स्टार्ट हो चुकी है बच्चा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, ऐसा कहा गया है कि लिविंग सेल्स, जो जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज होनी चाहिए। अब मेटाबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं उपापचयन, ठीक है, उपापचयन। ओके, तो मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज होनी चाहिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। मैं एक बार इसको थोड़ा सा सही से लिखती हूँ, एक्चुअली इसमें एक राइटिंग बहुत गंदी आती है, थोड़ा सा, बस ज़्यादा दिन की बात नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है मैं दिल्ली चली जाऊंगी, फिर मैं आपके डिजिटल बोर्ड से ही क्लास लूंगी। तो मेटाबॉलिज्म को आप हिंदी में लिखते हैं, आप लिख लीजिएगा, इसको हिंदी में उपापचयन लिखते हैं। तो अगर कोई भी एक लिविंग कैरेक्टर है, मैंने कल आपको बताया था कि एक बबलू है और एक चेयर है, तो अगर बबलू और चेयर में डिफरेंसेस देखने हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे किसके, लिविंग के। तो अगर कोई लिविंग बॉडी है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म की क्रिया होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। बहुत बार आपने नाम सुना होगा कि मेरी मेटाबॉलिक रेट गड़बड़ा गई है, मेरा मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो गया है, या डॉक्टर बोल रहा है मेटाबॉलिक रेट खराब हो गई है ना। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक दिन में आपके शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं,
जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस जो आपके शरीर में हो रही हैं उन सबको बोलते हो आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और ये जो होने का प्रोसेस है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मैम कौन कौन सी रिएक्शन? बच्चा आपने खाना खाया, आप सब खाना खाते हैं, खाना खाया तो खाना खाने की प्रोसेस को आप बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले आपने खाना खाया तो न्यूट्रिशन आपने एक प्रोसेस हुई आपके बॉडी में, पोषण की प्रक्रिया बोलते हैं इसको। उसके बाद उस खाने का क्या होता है, डाइजेशन होता है उस खाने को आपका बॉडी पचाता है, उसका पाचन करता है। देन उसमें पचाने के बाद दो प्रोसेस होती हैं। एक साइड कुछ फूड को आपकी सेल्स अपनी कोशिकाएं अपने पास रख लेती हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं उनको आप रिमूव कर देते हैं, जिस प्रोसेस को आप नाम देते हैं एक्सक्रीशन, उत्सर्जन का नाम देते हैं। ऐसे ही आप देखते हैं हमारा ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है ना, हमारा हार्ट बीट करता रहता है, हार्ट बीट बन रही होती है हमारे बॉडी में। तो ये सारी रिएक्शंस जो हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं उन सारी रिएक्शंस को बोलते हैं आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उपापचयन क्रियाएं। और ये जो प्रोसेस है होने की उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि अगर कोई लिविंग बॉडी है, अगर कोई एक जीवित शरीर है तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होनी चाहिए। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि भाई मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस क्या होती हैं तो आप सामने वाले को बोलिएगा वो सारी रिएक्शंस जो एक दिन में आपके शरीर में हो रही हैं। जैसे आपने खाना खाया, उस खाने को पचाया, पचाने के बाद उस खाने में से कुछ अच्छा फूड है उसको आपने स्टोर कर लिया, आपकी सेल्स उसको कंज्यूम कर रही हैं, उससे एनर्जी ले रही हैं आपकी सेल्स, है ना। और उसके बाद आप या उसको सामने वाले को जवाब दीजिएगा कि इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर जितनी भी आपने इतनी रिएक्शंस की हैं, इन्हीं सारी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं इनके बारे में आपको 2 पॉइंट पता होना चाहिए। देखो क्या पॉइंट नंबर 1 मैंने लिखा है यहाँ पर एक टर्म वाइटल एक्टिविटीज। वाइटल एक्टिविटीज एक बार फिर से पढ़ो। बहुत बार आप किसी ना जैसे कोई टैबलेट खाते हैं ना, टैबलेट के ऊपर लिखा होता है वाइटल टैबलेट, कोई केमिकल देखते हैं उसके आगे लिखा होता है वाइटल, या फिर कोई आजकल लोग बोलते हैं मैं वाइटल डाइट कर रहा हूँ। तो वाइटल एक्टिविटीज का वाइटल टर्म का मतलब क्या होता है, वाइटल टर्म का मतलब होता है जैविक। जैविक का मतलब होता है वो क्रियाएं जो हमारी सेल्स के अंदर हो रही होती हैं। देखो एक बार रिएक्शन तो आपने क्या की, खाना खाया, उसको पचाया, फिर उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट बने उनको रिमूव कर दिया। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारी सेल्स से ही हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है और बेचारी सेल्स क्या करती हैं, काम करती हैं। लास्ट क्लास याद करो, मैंने कहा था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब सेल्स क्या करती हैं, काम। और काम करने के लिए सेल्स को क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो सेल्स कैसे, हम जो खाना खाते हैं उस खाने को कैसे अपने पास रखकर कैसे उससे एनर्जी रिलीज करती हैं, तो ये सारी रिएक्शंस जब एक सेल के अंदर हो रही होती हैं, जब एक कोशिका के अंदर हो रही होती हैं, तो उन रिएक्शंस को बोलते हैं वाइटल रिएक्शंस, या हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं, क्या आपको ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, मैंने बस इतनी सी बात बोली कि भाई हमारे बॉडी में एक दिन में जितनी भी सारी रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी सारी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे खाना खाने से लेकर उस खाने का पचना, उस खाने का एब्जॉर्प्शन होना, उस खाने में से आपको एनर्जी रिलीज होना, उस खाने में से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होना, हार्ट का बीट करना, रेस्पायर करना, ये सारी रिएक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। लेकिन ये रिएक्शंस हमारी सेल्स के भी अंदर होती हैं, तो सेल्स के अंदर होने वाली रिएक्शंस को क्या कहते हैं, वाइटल रिएक्शन एक्टिविटीज या जैविक क्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट, ये रिएक्शंस आप सब जानते हैं कि खाना है वो डाइजेशन में क्या होता है, अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज ध्यान से सुनो। डाइजेशन में क्या होता है, आप बड़े बड़े पार्टिकल्स खाते हैं फूड के, और हमें एनर्जी रिलीज करने के लिए बहुत छोटे पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। तो डाइजेशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो भोजन हमने बड़ा बड़ा खाया था उसको हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। हम फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं,
हम उसको इजी फूड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक देखो, जैसे आपने ये एक बड़ा पार्टिकल है, इसको आप क्या करते हैं डाइजेशन में ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं। तो ये क्या हो गई, देखो ये थे रिएक्टेंट, ये बन गए इसके प्रोडक्ट। तो ये केमिकल रिएक्शंस हैं। तो आप याद रखना जितनी भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो भी होता है हमारे बॉडी में, वो हमेशा केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में होता है, वो रासायनिक क्रियाओं की फॉर्म में होता है। लेकिन उसके आगे हम बायो जोड़ देते हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं जोड़ देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लिविंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब लिविंग के बारे में पढ़ रहे हैं, आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भाई हमारे बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, आप बताओगे कि वो एक तो सेल्स के अंदर होती हैं, इसलिए हम उनको वाइटल एक्टिविटीज बोल देते हैं। दूसरा, वो केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में होती हैं, इसलिए हम उनको केमिकल रिएक्शंस तो कहते ही हैं, रासायनिक अभिक्रिया तो कहते ही हैं। लेकिन लिविंग्स के शरीर में हो रही हैं तो वो बायो बन जाएगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है या ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं बच्चों, ये दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, तो देखो एक साइड आपने लिख रखा है यहाँ पर एनाबॉलिज्म और दूसरी साइड लिख रखा है कैटाबॉलिज्म। एक साइड मैंने क्या लिखा, एनाबॉलिज्म। आप जरा इनकी हिंदी लिखिए, हिंदी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। एनाबॉलिज्म को बोलते हैं, बिल्कुल मैं आपके सबके कमेंट देख रही हूँ, एनाबॉलिज्म को बोलते हैं उपचयन, इसको बोलते हैं उपचयन। हिंदी मीडियम वाले बच्चों प्लीज़ अपने कॉपी में ढंग से नोट्स बनाना एक एक चीज़ के, ठीक है। कैटाबॉलिज्म को बोलते हैं अपचयन। कभी कभी इनमें डिफरेंसेस पूछ लिया जाता है, ऐसे 4 रिएक्शन के एग्जाम्पल देगा, पूछेगा इसमें से कैटाबॉलिक कौन सी और एनाबॉलिक कौन सी है, ठीक है। मैंने बोला कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो 2 टाइप की होती हैं बच्चों। एक टाइप कौन सा, एक टाइप मैंने बोल दिया एनाबॉलिज्म, जिसको अपचयन बोलते हैं। एक मैंने बोल दिया कैटाबॉलिज्म, जिसको मैंने जिसको मैंने अपचयन बोला, और एनाबॉलिज्म को उपचयन बोला। अब ध्यान से सुनो, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। एनाबॉलिज्म वो रिएक्शंस होती हैं, वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं या वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जिनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं। ऐसे मान लो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। कहने का मतलब वो केमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में हो रही हैं, लेकिन वो कैसी हो रही हैं, वो एनाबॉलिज्म की फॉर्म में हो रही हैं। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़े और एक बड़ा पार्टिकल जब बन जाता है, जब छोटे छोटे अणुओं से एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा अमाइनो एसिड। आप सब जानते हैं हमारे बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, है ना, जैसे बालों में, नाखूनों में, हमारी हड्डियों में, इन सब में प्रोटीन पाए जाते हैं, स्किन में। तो प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट क्या होती है, स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, अमाइनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन बनता है। तो जरा बताओ, अमाइनो एसिड्स क्या हो गए, छोटे, प्रोटीन क्या हो गया, बड़ा। आप अगर इस लैंग्वेज में नहीं याद करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ साफ साफ लिखा है, जब भी किसी चीज़ का सिंथेसिस होता है, जब भी कोई चीज़ का संश्लेषण होता है, जब भी कोई चीज़ का निर्माण होता है, तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यस और नो? क्या बोला मैंने बोला कि एनाबॉलिज्म वो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें हमारे बॉडी में कोई ना कोई एक नया प्रोडक्ट बनता है, बट वो प्रोडक्ट बड़ा होगा और वो रिएक्टेंट बहुत सारे होंगे और छोटे होंगे, और छोटे छोटे मिलकर एक बड़े प्रोडक्ट को सिंथेसिस कर लेते हैं। जैसे प्रोटीन का संश्लेषण होना, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो वो कौन सी रिएक्शंस के थ्रू करते हैं, आप क्या बता दोगे, एनाबॉलिज्म रिएक्शंस के थ्रू करते हैं। और सरल परिभाषा में समझाऊं, छोटे छोटे अणुओं में जब मिल जाते हैं आपस में तो बड़ा अणु बना लेते हैं, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं अपचयन की अभिक्रिया। एग्जाम्पल, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनना, ऐसे ही विटामिन डी का भी हमारी स्किन के अंदर संश्लेषण होता है, तो वो भी कैसी रिएक्शन है, वो भी एनाबॉलिज्म रिएक्शन है। ठीक है,
ऐसे ही न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी एग्जाम्पल में आता है किसके, आप बताएंगे एनाबॉलिज्म में, पोषण में। कैसे आता है, आप सब जानते हैं न्यूट्रिशन में हम बहुत सारे टाइप के पार्टिकल्स खाते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जाते हैं, ये सारे के सारे आपके सारे के सारे कंपाउंड जाएंगे और हमारे बॉडी में ये जाकर हमारी मसल्स में जाकर नए प्रोडक्ट का संश्लेषण कर देंगे। जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाता है, प्रोटीन से वापस अगेन प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड बना देता है। तो आप याद रखेंगे कि जब भी छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ के बड़ा पार्टिकल्स बनाते हैं या कोई चीज़ का निर्माण होता है तो उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। अब दूसरी साइड पे आओ बच्चों, क्या, कैटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं अपचयन। अपचयन, जब भी कोई चीज टूटती है, जब भी किसी चीज का ब्रेकडाउन होता है, साफ साफ लिखा है इधर सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण और ब्रेकडाउन का मतलब टूटना। जब भी कोई चीज हमारे बॉडी में टूट रही है, कोई ऐसे बड़ा मॉलिक्यूल है और वो बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, तो उस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, उसको अपचयन बोलते हैं, उसको टूटने की अभिक्रिया बोलते हैं। बताओ, एम आई क्लियर? ओके, यहाँ पर छोटे जुड़े, बड़ा बना तो संश्लेषण हुआ। यहाँ बेचारा बड़ा टूट रहा है और छोटे में टूट रहा है तो कुछ बन तो रहा नहीं है ना, छोटे में तोड़ दिया उसने अपने आप को, तो उसको क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। जस्ट फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, पाचन की अभिक्रिया। आप सब जानते हैं डाइजेशन में क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स खाए और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, उसी को ही पचना बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। रेस्पायरेशन, आप जो भी फूड खाते हैं उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है, और रेस्पायरेशन श्वसन की क्रिया, आगे पढ़ाऊंगी थोड़ी देर के बाद, वो भी कैसी प्रोसेस है आप बता देंगे, कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट एक्सक्रीशन, ये उत्सर्जन, ये भी कैसी प्रोसेस है आप बता देंगे, कैटाबॉलिज्म। अब इस स्लाइड से हमने क्या ज्ञान लिया, तो सुनो, मैंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होगी, उनमें उपापचयन की अभिक्रिया होनी चाहिए। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, वो सारी क्रियाएं जो एक दिन में हमारे शरीर में होती हैं। अब ये मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको 2 पॉइंट नोट करने हैं कि ये हमारी सेल्स के अंदर भी होती हैं, इसलिए दे आर ऑल्सो नोन एज वाइटल एक्टिविटीज। नेक्स्ट, ये केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में तो होती हैं, लेकिन लिविंग बॉडी में है तो इसको बायो जोड़ दिया मैंने आगे। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस 2 टाइप से होंगी, एक एनाबॉलिज्म जिसको उपचयन, और दूसरी साइड कैटाबॉलिज्म जिसको अपचयन। कुछ एनाबॉलिज्म की फॉर्म में हो सकती है, कुछ कैटाबॉलिज्म की फॉर्म में। तो याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ बनती है तो वो एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है, जब कोई चीज़ टूटती है बड़े से छोटे में टूटेगा तो वो ब्रेक डाउन। तो आप बता देंगे मैम हमने लिविंग्स के, हमने बबलू के 3 कैरेक्टर पढ़ लिए। कैरेक्टर नंबर 1 क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में बबलू का, मैम उसमें लाइव सेल्स होनी चाहिए। नंबर 1 कैरेक्टर क्या था कि लिविंग वही जिसमें लाइव सेल्स हों। नंबर 2 पे कैरेक्टर क्या पढ़ा था कि उसके अंदर उनकी जो सेल्स हैं उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, उसके अंदर जीव द्रव्य होना चाहिए। और 3 नंबर पे मैम बबलू में या किसी भी लिविंग बॉडी में उपापचयन की क्रियाएं होनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। तो आज हमने एक कैरेक्टर और पढ़ लिया, किसका, लिविंग का। जरा बताओ सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों को? कोई बात नहीं, अगर गलत PDF अपलोड हुआ है तो मैं सब सही करवा दूंगी। ओके, ये स्लाइड क्लियर है, अच्छे से नोट्स बना लेंगे दोनों का एग्जाम्पल देके, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है किसका, लिविंग का, उसका नाम होता है रेस्पिरेशन। उसका नाम क्या होता है, रेस्पिरेशन, या आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसको लिखेंगे कि लिविंग के अंदर किसकी प्रोसेस होनी चाहिए, श्वसन की प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसा कहा गया है कि लिविंग वही जिसके अंदर क्या हो, रेस्पिरेशन हो, जो सांस ले। अब सांस लेने को रेस्पिरेशन नहीं कहते हैं, सांस लेने को ब्रीदिंग बोलते हैं। अब आप में से मुझे आप बच्चे लोगों, आप मुझे जवाब दो, व्हाट इज रेस्पायरेशन। अगर आप पर आपके मान लो आप कोई थ्योरी वाला एग्जाम दे रहे हो और आपसे बोल दिया कि रेस्पायरेशन पे आप 250 वर्ड्स लिखो, आप क्या लिखोगे, व्हाट इज रेस्पायरेशन, क्या समझते हो आप रेस्पायरेशन से? जल्दी बताओ, क्या समझते हो आप रेस्पायरेशन, किसको बोलते हैं रेस्पायरेशन, या आप लोग रेस्पायरेशन क्यों करते हैं? चलो मुझे एक बात का जवाब दो। मैं आप सब लोग सांस लेते हैं, क्यों लेते हैं हम लोग सांस? अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे। तो क्या रुक जाता है सांस लेने से? जल्दी आंसर दो मेरे क्वेश्चन का,
कि आप रेस्पायरेशन से क्या समझते हैं, श्वसन की प्रक्रिया से क्या समझते हैं, आप मुझे क्या जवाब दोगे रेस्पायरेशन से, क्या होता है रेस्पायरेशन से, अगर रेस्पायरेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। हाँ जी, रेस्पायरेशन करेक्टर है लिविंग का, ये भी नहीं पता लगा आपको हम क्या पढ़ रहे हैं अभी तक, यही दिक्कत होती है। लोकेश कोई इशू नहीं है बच्चा, आप लेट हो गए हैं तो थोड़ी सी क्लास निकल गई है वो देख लेना। चलो देखिए जरा मैं बताती हूँ रेस्पायरेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना रेस्पायरेशन क्या होता है। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा सांस लेने को रेस्पायरेशन बोलते हैं, सांस लेना इज नोन एज ब्रीदिंग, सांस लेने को ब्रीदिंग बोलते हैं। आप देखो रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, जितना भी हम फूड स्टफ लेते हैं, जितने भी हम चीज़ें खाना खाते हैं, उन खाना खाने वाली चीज़ों से एनर्जी का रिलीज होना रेस्पायरेशन कहलाता है। कैसे मैम, जरा ध्यान से सुनो। लास्ट क्लास में मैम ने एक सेंटेंस बोला कि हमारे बॉडी में क्या होती हैं, सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, और हमारे बॉडी में ये सेल्स क्या करती हैं, काम करती हैं, ये निरंतर कार्य करती रहती हैं। अब आप फिजिक्स में पढ़ते हो, काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए आप क्या करते हो, हम खाना खाते हैं। तो इस एनर्जी सेल्स के पास आती कहाँ से है एनर्जी, तो ध्यान से सुनो। आप जितने भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खाते हो, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का टूटना और उनके टूटने से एनर्जी बनना ही क्या कहलाता है, रेस्पायरेशन कहलाता है। कैसे, तो देखो ज़रा, यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिखी है C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है आप बताएंगे, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट। प्लस लगाइए इस रिएक्शन में, और इस ग्लूकोज को किसकी प्रेजेंस में तोड़ा है मैंने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और ये इस एनर्जी को मैंने नाम दिया एटीपी। और इस रिएक्शन को बोलते हैं रेस्पिरेशन, इस रिएक्शन को बोलते हैं रेस्पिरेशन। देखो बच्चों, रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आप बताएंगे जितना भी हम फूड लेते हैं, जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़कर हमारी सेल्स उससे एनर्जी रिलीज करती हैं। कैसे करती हैं, तो आप बताएंगे जितना भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन सबको ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ा जाता है। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, वाई ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों आपने तोड़ा, क्योंकि ऑक्सीडेशन सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन के अलावा किसी भी गैस में हिम्मत नहीं है इतनी कि इस ग्लूकोज को तोड़ दें, इस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देंगे। आप सब जानते हैं आग कौन सी गैस लगाती है, ऑक्सीजन। कैसे लगाती है आग ऑक्सीजन, तो फ्यूल को बर्न करके। अपने पास जो भी फ्यूल है, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो कोयला है, कुछ भी है, पेट्रोल डीजल, तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी कभी भी, हमारी गाड़ियां कभी नहीं चलेंगी। इनके डीजल पेट्रोल सबको जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो यहाँ पर भी इस ग्लूकोज को फ्यूल मान लो, आप ईंधन मान लो, तो इस फ्यूल को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आएगा, इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, इसको तोड़ेगा, और यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी को साइंस में, बायोलॉजी में नाम दे दिया जाता है क्या, एटीपी। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, अगर आप सांस नहीं लेंगे, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सांस नहीं आएगा तो क्या नहीं होगा, आप बताओगे मैम उसमें एनर्जी नहीं बनेगी। और जब बच्चा एनर्जी नहीं बना तो उसकी सेल्स के पास जब एनर्जी नहीं गई तो उसकी सेल्स क्या नहीं करेंगी, काम नहीं करेंगी। उसकी सेल्स काम नहीं करेंगी क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, सेल्स क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, सेल्स मरने लग जाएंगी। जब सेल्स मर जाएंगी तो कौन मर जाएगा, टिश्यूज, उत्तक मर जाएंगे। और जब टिश्यूज के पास नहीं है एनर्जी तो हमारे ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, स्ट्रोक हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे। और जब ऑर्गन्स काम
काम नहीं करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्वस, मस्कुलर, स्केलेटल सब सिस्टम खराब हो जाएंगे और इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात नहीं, जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन की जरूरत है। और ये रेस्पिरेशन हमारी सेल्स के अंदर होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन किसका एग्जाम्पल था, मेटाबॉलिज्म का। और मेटाबॉलिज्म कहाँ, मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, वाइटल होता है। और वाइटल का मतलब क्या है, वो किसके अंदर हो रहा है, सेल्स के अंदर हो रहा है। तो क्या आप मेरी बात समझ पाए, आप क्या समझे। आज के बाद कोई आपसे पूछे व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो कोई भी ये नहीं बोलेगा ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना या ब्रीदिंग या सांस लेना। आप बोलोगे जितना भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड खाते हैं, जो भी हम एक दिन में खाना खाते हैं, उस एक दिन में खाना खाने को तोड़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्स बहुत छोटी होती हैं और उनको बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। और रेस्पिरेशन में हम उन्हीं मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं और एनर्जी रिलीज करवाते हैं। और ह्यूमन बॉडी में जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ ATP। और ATP का फुल फॉर्म बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हिंदी में सेम नाम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही लिखा जाएगा। ओके, तो रेस्पिरेशन क्या हुआ, एक तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, बड़ा अच्छी बात है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है ना, आप समझ गए होंगे। जटिल अभिक्रिया है एक। दूसरा मैंने लिखा कैटाबोलिक है। कैटाबोलिक का मतलब क्या हो गया, अपचयन है। अभी मैंने बताया कैटाबोलिक क्या होता है, जब कोई एक बड़ा छोटों में टूटता है तो वो क्या कहलाता है, कैटाबोलिक। यहाँ बड़ा मॉलिक्यूल कौन है, ग्लूकोज। छोटे मॉलिक्यूल कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन हो गई, कैटाबोलिक रिएक्शन हो गई। क्या बोल देंगे, अपचयन प्रक्रिया हो गई। ठीक है, ये अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस स्लाइड से क्या बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में एनर्जी करेंसी किसको कहा जाता है, करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। जैसे हमारी मुद्रा क्या है, हमारी मुद्रा रुपीस हैं, जो आजकल किसी के पास भी नहीं है ना, रुपीस हैं। मैं मार्केट गई, मेरे को 2 किलो आटा खरीदना है, तो मैं 2 किलो आटा के लिए मैं कितने रुपए दूंगी, 50 रुपए दूंगी। तो हमारी करेंसी क्या है, रुपीस। मुझे मेरे बॉडी में किसी ऑर्गन से काम करवाना है तो उसको एनर्जी देनी है, एनर्जी का मतलब उसे ATP देनी है। तो ATP को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको कहा जाता है। हिंदी मीडियम के बच्चे अच्छे से नोट कर लेना, मानव के शरीर की मुद्रा किसको कहा जाता है, आप बताएंगे ATP को कहा जाता है। आप बोलना कि हमारी सेल्स बेचारी काम करती हैं और काम करने के लिए वो ऊर्जा खर्च करती हैं, और जिस भी रूप में खर्च करती हैं उस रूप को आप करेंसी का नाम देते हैं। जैसे हमारी करेंसी रुपीस, तो हमारे बॉडी के लिए करेंसी क्या बन गई, ATP। और ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नीचे मैंने साफ साफ लिख दिया है, नोन एज करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसको मानव के शरीर की मुद्रा कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, मुद्रा खर्च हो रही है तभी तो आपकी मानव का शरीर काम कर रहा है, वरना काम ही नहीं करता। ठीक है, तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो सारे क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि सबके पास क्या है, ATP है। ठीक है, हम सब किस लिए भाग रहे हैं, खाना खाने के लिए, एक अच्छे जीवन चलाने के लिए, मतलब हम सब लोग पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं। अल्टीमेटली आपका और मेरा गोल क्या है, आपका भी पैसा कमाना, जिससे आपकी ज़िंदगी अच्छी चले और मेरी भी अच्छी चले, है ना। तो ऐसे ही हमारे ऑर्गन्स का काम क्या है, बेचारे काम करें और बेचारों को क्या मिलती रहे, ATP मिलती रहे टाइम से टाइम। और ATP कैसे मिलेगी, जब आप खाना खाओगे और जब आपको ऑक्सीजन मिलेगा, तो दोनों ही चीज़ ज़रूरी है ना। चलो, तो रेस्पिरेशन क्या होता है बता दोगे, जितना भी हम खाना खाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड खाते हैं, उनसे एनर्जी का रिलीज होना ही रेस्पिरेशन कहलाता है। और रेस्पिरेशन में बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, इसलिए रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ATP इज इक्वल टू, एक ATP में कितनी किलो कैलोरीज होती हैं। आप बताएंगे एक ATP में 7.3 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1 ATP इज इक्वल टू, एक ATP में कितनी किलो कैलोरीज होती हैं। एक होता है कैलोरीज, एक होता है किलो कैलोरीज। आगे आपको इसमें डिफरेंस बताऊंगी मैं, अभी नहीं समझ में आएगा,
जब मैं न्यूट्रिशन वाला चैप्टर करवाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। तो 1 ATP इज इक्वल टू 7.3 किलो कैलोरी। अब मैम इस स्लाइड से कितने क्वेश्चन बन गए? हर एक स्लाइड से मैं 5-6 क्वेश्चन आपके सामने निकाल के फेंक दूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन, रेस्पायरेशन कैसी प्रोसेस है? आप सबका आंसर आएगा कैटाबोलिक प्रोसेस है, अपचयन की क्रिया है। नेक्स्ट, रेस्पायरेशन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ता है, कार्बनिक पदार्थ को तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी में ऊर्जा किस फॉर्म में पाई जाती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट, करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको कहा जाता है? एटीपी। 1 ATP इज इक्वल टू 7.3 किलो कैलोरी। अब बताओ जरा, इतनी प्रोसेस समझ में आई या नहीं? सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि लिविंग वही होता है जिसके अंदर क्या होना चाहिए? रेस्पायरेशन। आप सब जानते हैं बबलू भी सांस लेता है, आप भी सांस लेते हैं, आप में भी रेस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है, बबलू में भी होती है एंड प्लांट में भी होती है। तो हम सब क्या हैं? हम सब लिविंग हैं। लेकिन आपके घर में चेयर, बोतल, कार या फिर स्कूटर आपका, ये सब, इन सब में ये प्रोसेस नहीं होती। तो ये सब क्या है बेचारे? नॉन लिविंग हैं। ये सब क्या हैं? निर्जीव हैं। तो एक लिविंग के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हमने? 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। इन सबसे क्वेश्चन बता रही हूँ मैं साथ साथ में, ठीक है? चलो, अब नेक्स्ट आता है कि एक लिविंग के अंदर नेक्स्ट प्रोसेस है, उसका नेक्स्ट करेक्टर है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना चाहिए। उसके अंदर कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए? पोषण की प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है? अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? तो साफ साफ लिखा हुआ है मैंने, इनटेक ऑफ फूड सब्सटेंसेस टू गेट एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन। हम हमारे बॉडी में ऊर्जा बनाने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऊर्जा कब बनेगी? जब आप बाहर से खाना खाएंगे। तो उन खाना खाने की प्रोसेस को इनटेक ऑफ फूड सब्सटेंसेस टू गेट एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिशन। जितनी भी हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को बनाने के लिए बाहर से जितने भी आप एलिमेंट्स, जितने भी आप चीज़ें खाते हैं, वो सब न्यूट्रिएंट कहलाते हैं और इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। ऊर्जा बनाने के लिए हमारे शरीर में जितने भी बाहर से तत्व लिए जाते हैं, उनको पोषक तत्व कहा जाता है और ये प्रक्रिया पोषण की प्रक्रिया कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या? पोषण की प्रक्रिया। कोई बोल दे हम न्यूट्रिशन क्यों करते हैं, आप क्या जवाब दोगे? अगर न्यूट्रिशन नहीं करेंगे भैया, एटीपी नहीं बनेगी। एटीपी नहीं बनेगी, हमारी सेल्स बेचारी काम नहीं करेंगी। सेल्स काम नहीं करेंगी, टिश्यू ऑर्गन सब खराब हो जाएंगे और मर जाएंगे हम। इसलिए हम सब क्यों भाग रहे हैं? हम सब न्यूट्रिशन की प्रोसेस के लिए भाग रहे हैं। बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोलो तो हम सब खाना खाने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए भाग रहे हैं। बाकी और तो सब लोग अलग अलग एम्बिशंस होते हैं सबके, बट सबसे बेसिक मुद्दा क्या है? हम सब न्यूट्रिशन के लिए ही भाग रहे हैं। बेचारे आप देख रहे होंगे भी मजदूरों की देश में क्या हालत हो रखी है। तो ये मजदूर बेचारे अभी इतने परेशान हैं। ये सब अपना अलग अलग स्टेट से दिल्ली में आए, मुंबई में आए, क्यों आए? किस प्रोसेस के लिए? न्यूट्रिशन की प्रोसेस के लिए। है, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है? अब बात आती है कि ये जो पोषण की प्रक्रिया है, इसके कितने टाइप हो सकते हैं, इसके कितने मोड हो सकते हैं? न्यूट्रिशन 2 टाइप से हो सकता है, इसके 2 मोड हो सकते हैं, इसके 2 प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को बोलते हैं हिंदी में स्वपोषी। पहला कौन सा हो गया? स्वपोषी। नाम से क्लियर है, स्व का मतलब होता है अपना, सेल्फ, जो अपना खाना खुद बनाए। ऑटो सेल्फ, जो अपना खाना खुद बनाए, उनको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। उस न्यूट्रिशन के मोड को ऑटोट्रॉफिक, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। जो अपना खाना खुद बनाए, बनाकर खाएं बेचारे। बनाकर खाने का मतलब ये नहीं है कि आप बाजार से खरीद के ले आए, उसको कढ़ाई में पका लिया और आपने खा लिया, नहीं बच्चा, ठीक है? मतलब जो अपना खाना खुद बनाए, ठीक है? जैसे प्लांट्स, एग्जाम्पल देखो, प्लांट्स, पादप, सब जानते हैं आप प्लांट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनता है प्लांट में? ग्लूकोज बनता है। तो ये ग्लूकोज क्या है? पेड़ पौधों का खाना है। प्लांट्स ने ग्लूकोज अपने आप बनाया। कौन से मैकेनिज्म के थ्रू? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है?
तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जो लिविंग हैं लेकिन अपना खाना खुद बनाते हैं बेचारे, जैसे प्लांट्स ने पहले ग्लूकोज बनाया, फिर इस ग्लूकोज को तोड़ेगा, फिर उससे एनर्जी लेगा। देखो कितनी मेहनत करते हैं प्लांट। दूसरा एल्गी, शैवाल भी अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एंड तीसरा एग्जाम्पल आता है यूग्लिना टर्म को अभी आप सिर्फ याद कर लो, आगे जब मैं क्लासिफिकेशन करवाऊंगी तो ये रिपीट होगा, तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रख लो कि यूग्लिना जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब यूग्लिना क्या होता, कैसे होता, उस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब दूसरी साइड आओ, हेटेरोट्रॉफिक मोड, इसको बोलते हैं परपोसी। पर का मतलब होता है बच्चा दूसरा, अदर, और पोसी का मतलब होता है जो अपने पोषण की प्रक्रिया के लिए दूसरों पर डिपेंड करें, उनको बोलते हैं परपोसी। डिपेंड्स ऑन अदर, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, है ना, वो डिपेंड करते हैं किसी ना किसी के ऊपर, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। एग्जाम्पल एनिमल्स, एग्जाम्पल फंजाई, कवक, एग्जाम्पल पैरासाइट्स। व्हाट इज पैरासाइट्स? परजीवी, दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड करने वाले ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट्स कहलाते हैं। जानवर, क्या जानवर फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद ग्लूकोज बनाते हैं? नहीं। क्या हमारे शरीर के अंदर ही खाना बनता है? नहीं मैम, हम पहले खेती करते हैं, फिर उस खेती को हम अनाज दाना निकालते हैं, फिर उसको पिसवाते हैं, फिर हम बाजार से खरीदते हैं, फिर हम घर ला के पकाते हैं, फिर हम खाते हैं। तो आपने खुद ने नहीं बनाया, इसलिए प्लांट्स बेचारे खुद खाना बनाते हैं और हम नहीं बनाते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 में एक ही अच्छा क्वेश्चन निकला यहाँ पर कि यूग्लिना के न्यूट्रिशन मोड को कौन सा होता है? आप बताएंगे यूग्लिना अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है। तो 5 नंबर कैरेक्टर लिविंग का, सजीव का क्या होना चाहिए? उसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना चाहिए, आइदर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। चाहे वो अपना खाना खुद बनाकर खाएं, चाहे वो उनके बॉडी के अंदर खाना बन रहे हैं, चाहे वो बाहर से खाना खा रहे हो, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है। तो प्लांट्स में भी ये होता है, तो प्लांट्स भी क्या हो गया? लिविंग। एनिमल भी क्या हो गया? लिविंग। फंगस भी क्या हो गया? लिविंग। पैरासाइट्स भी क्या हो गया? लिविंग। एल्गी भी क्या हो गया? लिविंग। यूग्लिना भी क्या हो गया? लिविंग। क्योंकि ये सारी प्रोसेस में ये फॉलो करते हैं न्यूट्रिशन को, तो ये सारे क्या हैं? लिविंग्स। और लिविंग्स वही जिसके अंदर लाइव सेल्स हों, जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म हो, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो, और जिसके अंदर न्यूट्रिशन हो, और जिसके अंदर रेस्पायरेशन हो। क्या इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई? क्या ये 5 कैरेक्टर आपको समझ में आए? तो मैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ अब चलूँ। मैम हम लोगों के अंदर फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होता? ओके, सौरभ सिंह का क्वेश्चन है कि हम लोगों के अंदर फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होता। बच्चा, फोटोसिंथेसिस होने के लिए आप लोगों के अंदर होना चाहिए प्लास्टिड्स, लवक, क्लोरोफिल होना चाहिए, और ये क्लोरोफिल हमारे अंदर नहीं होता। अगर होता तो हम भी अपना खाना खुद बनाते और अंदर ही अंदर खाते रहते, बनाते खाते। इंसान बेड से उठने की कोशिश भी नहीं करता। भाई बेड से क्यों उठता वो? जब अंदर ही शरीर के अंदर खाना बन रहा है, खा रहा है, उसको उठने बैठने की क्या ज़रूरत थी? क्यों काम करता वो? और इंसान बन जाते निकम्मे। तो अच्छा हुआ हम लोगों में नहीं होता। चल, अब नेक्स्ट कैरेक्टर नंबर 6। कैरेक्टर नंबर 6 आपसे कह रहा है एक्सक्रीशन, कि कोई भी एक चीज़ लिविंग है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए। मैम पैरासाइट्स को रिपीट करो। वैसे तो पैरासाइट्स रचना शर्मा आगे मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चा कि व्हाट इज पैरासाइट्स। पैरा का मतलब होता है पर, और जीवी का मतलब जीव। कोई भी एक जीव है वो दूसरी लिविंग जीव पर, दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना खाता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट्स। कोई भी एक जीव है, वो बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है वो, है ना, वो दूसरे लिविंग से अपना खाना लेता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट। आगे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पर कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब में एक प्रोसेस होना चाहिए। कौन सा प्रोसेस? एक्सक्रीशन। एंड एक्सक्रीशन को हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, उन सब में होना चाहिए उत्सर्जन। अब ये एक्सक्रीशन क्या होता है? व्हाट इज एक्सक्रीशन? उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है? मैम हमारे बॉडी में ग्लूकोज लीवर में बनता नहीं है। किसने बोला ग्लूकोज लीवर में बनता? आप थोड़ा पेशेंस तो रखें। पीडीएफ कब मिलेगा? आज आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि आज ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ओके मैम, चलो क्लियर हो गया मैम। हम लोगों के अंदर फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होता मैंने बता दिया है। उसके बाद प्लांट जैसे हम खुद क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि बच्चा हमारे अंदर फोटोस क्लोरोफिल्स नहीं होते हैं, इसलिए। चलो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि लिविंग वही होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, उत्सर्जन। अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट। मैंने कहा सबसे पहले हमने क्या किया, हमने न्यूट्रिशन किया, हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद उस खाने का हमने क्या करवाया, डाइजेशन करवाया। अब डाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि मैम खाना बहुत बड़ा खाते हैं और हमें बहुत छोटा चाहिए होता है। अब डाइजेशन के बाद बच्चा क्या होता है, कुछ खाना होता है जिसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको उसका अवशोषण कर लेता है और उससे एटीपी निकाल देता है। लेकिन कुछ हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल बनते हैं, कुछ हमारे बॉडी में खराब पदार्थ बनते हैं, और अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में रह गए तो हमारी डेथ हो सकती है। तो उन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट को, उन्हीं खराब खाने को, शुद्ध भाषा में बोलूं तो खराब खाना, खराब का मतलब है जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक हैं, हार्मफुल हैं, जैसे यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिन, ये सब क्या होते हैं हमारे लिए हार्मफुल। तो इन्हीं सब को बाहर करना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन भी एक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है ना। बट इस उत्सर्जन में क्या होता है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हैं, उनको रिमूव करना, हमारे बॉडी से बाहर निकालना ही क्या है, उत्सर्जन है, एक्सक्रीशन है। ठीक है बच्चों, ये भी कैसी प्रोसेस है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। आपसे पूछ रहे रेस्पायरेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन किसके एग्जाम्पल होते हैं, आप बता दोगे। ये कैटाबॉलिक, ये अपचयन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों में भी एक्सक्रीशन होता है, हम लोग यूरिया, यूरिन, यूरिक एसिड ये सब रिमूव करते हैं। गाय भैंस भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव करते हैं। प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है। कैसे मैम, आप देखो सुबह सुबह आप 5 बजे उठना, एक प्लांट को आप देखते होंगे, प्लांट के ऊपर से पानी टपक रहा होता है नीचे, छोटी छोटी ड्रॉपलेट की फॉर्म में। तो पानी, ये पानी क्या होता है, प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। प्लांट के अंदर जब ज़्यादा पानी हो जाता है, वो सुबह सुबह ट्रांसपीरेशन करने लग जाता है, वाष्पोत्सर्जन करने लग जाता है। वो पानी प्लांट के लिए, ज़्यादा पानी हार्मफुल हो सकता था, तो प्लांट ने अपना बाहर निकाल दिया। तो प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है। आप सब लोग जानते होंगे कि जो रबड़ होता है ना, वो किससे बनता है, लैटेक्स से। और लैटेक्स हमें किससे मिलता है, प्लांट से। और लैटेक्स प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जो वाइट कलर का लिक्विड सा होता है। नेक्स्ट, गोंद समझते हैं, गोंद, प्लांट से गोंद मिलता है। तो ये गोंद हो गया, लैटेक्स हो गया, पानी हो गया, ज़्यादा मात्रा का पानी, ये सब प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। वो बात अलग है, हम लोग कभी कभी काम में दे लेते हैं गोंद को और लैटेक्स को, वैक्स वगैरह बना लेते हैं, है ना। तो प्लांट में भी क्या हुआ, एक्सक्रीशन। तो प्लांट भी क्या हो गए, लिविंग, और बबलू भी क्या हो गया, लिविंग। लेकिन चेयर में क्या भी होता है, कुछ है नहीं होता, तो चेयर क्या होगी, नॉन लिविंग। तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या था मैम, कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक्सक्रीशन, उसके अंदर उत्सर्जन होना चाहिए। तो जिसके अंदर उत्सर्जन होगा वही क्या कहलाएगा, लिविंग कहलाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट, 6 कैरेक्टर्स हो गए लिविंग के। नेक्स्ट पे आओ, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का हिंदी होता है प्रजनन, जनन करना, अपने जैसी जाति का निर्माण करना, अपने जैसी जाति का निर्माण करना। रिप्रोडक्शन क्या होती है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच न्यू इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अपने जैसी जाति का निर्माण करना ही प्रजनन कहलाता है। जैसे हम सब जानते हैं कि जो मैमल्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन अलग होता है, गाय की जाति अलग है, भैंस की अलग है, बकरी की अलग है, हम लोगों की अलग है, बंदर की अलग है। और इन सब में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन। ये अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए, अपने आप को डोमिनेट करने के लिए ये सब क्या करते जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन करते जा रहे हैं, प्रजनन करते जा रहे हैं। तो अपने जैसी जाति का निर्माण करना ही क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन, प्रजनन कहलाएगा। अब ये रिप्रोडक्शन जो होता है ये आइदर सेक्सुअल हो सकता है और
एसेक्सुअल हो सकता है। अब सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल को हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे यहाँ पर लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन लिख दो। एसेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक, अलैंगिक। नाम से ही क्लियर है, देखो सेक्सुअल का मतलब होता है ऐसा रिप्रोडक्शन जो गैमेट्स के थ्रू हो, जिसमें एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगा, एक नर शरीर होगा, एक मादा शरीर होगा, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक ऐसे स्पर्म बनेगा, एक ऐसे ओवा बनेगा, ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों मिलकर एक नया बच्चा बना देंगे, है ना। तो जिसमें गैमेट सेल्स जुड़े, स्पर्म, ओवा, शुक्राणु, अंडाणुओं, शुक्राणु और अंडाणु जुड़कर एक नया युग्मनज बना दें, उसको बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। या आप ऐसे याद कर लो, ऐसा रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू हो, जो लैंगिक अंगों के द्वारा हो, वो लैंगिक प्रजनन कहलाता है। और इसका जस्ट ऑपोजिट, जिसमें ना ही स्पर्म हो ना ओवा हो, बस वो अपने आप का टूट के कोई पार्ट गिर गया, जैसे कोई प्लांट है उसका कोई पार्ट गिर गया टूट के, और वो थोड़े दिनों के बाद वहाँ पर आपने देखा जहाँ टूट के गिरा था वहाँ एक नया पौधा बन गया, ठीक है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट का मतलब क्या होता है प्रियंक तोमर, गैमेट का मतलब होता है वो कोशिकाएं जो जनन में काम आती हैं। जैसे लड़कों में स्पर्म शुक्राणु होते हैं, लड़कियों में ओवा अंडाणु होते हैं। गैमेट का मतलब ये होता है। ओके बच्चा, चलो। एसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका कोई पार्ट टूट गया है ना, टूट के अब नया बना दिया उसने, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल। तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या बन गया बच्चा, किसी भी लिविंग का मैम उसके अंदर एक्सक्रीशन होना चाहिए और उसके अंदर क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्शन, उसमें अपने जैसी जाति का निर्माण करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे प्लांट भी लिविंग होते हैं, तो प्लांट का जो फ्लावर वाला पार्ट होता है उसमें रिप्रोडक्शन होता है, आगे हम पढ़ेंगे। एक मेल प्लांट का फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है, दोनों जुड़ते हैं, उससे आपका नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट है बच्चा 8 नंबर पर नेक्स्ट कैरेक्टर है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशीलता, संवेदनशीलता, उसमें किसी भी चीज़ को लिविंग वही है संवेदनशीलता। सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशीलता, कहने का मतलब है उसमें किसी भी चीज़ को समझने की उसमें सेंस होने चाहिए, उसमें सेंस होने चाहिए। उसमें कहने का मतलब है सेंसरी ऑर्गन्स होने चाहिए, आप ऐसे लिख लो इसको, उसमें सेंसरी ऑर्गन्स होने चाहिए, उसमें संवेदी अंग होने चाहिए। जैसे हमारे बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स हैं, कान से हमें सुनने का सेंस मिलता है, नाक से हमें सूंघने का, जीभ से हमें किसका टेस्ट का, दिमाग से हमें समझने का, आँखों से हमें देखने का, स्किन से हमें दर्द महसूस, गर्मी सर्दी। तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में संवेदनशीलता होनी चाहिए, कहने का मतलब उनमें संवेदी अंग होने चाहिए, किसी भी चीज़ को समझने की, सुनने की, देखने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब सेंसिटिव होनी चाहिए वो चीज़ें। जैसे अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई प्लांट के अंदर तो ना नाक होती है, ना आँख होती है, ना उसके अंदर कोई ऑर्गन्स होते हैं, तो मैम प्लांट को यहाँ पर क्यों रखेगी। बिल्कुल रखूँगी। आप देखते हैं प्लांट पर जब ज़्यादा धूप पड़ जाती है तो प्लांट क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो बेचारे वो झेल नहीं पाए ज़्यादा धूप को, मतलब वो सेंसिटिव थे, है ना, ज़्यादा धूप के प्रति वो क्या थे, सेंसिटिव थे, इसलिए प्लांट क्या हो गए, जल गए बेचारे, है ना। ऐसे ही प्लांट को जब आप ज़्यादा खाद दे दोगे तो भी प्लांट जल जाता है। प्लांट के अंदर पानी और मिनरल्स की कमी होती है तब भी वो खराब हो जाते हैं, मुरझा जाता है। तो प्लांट्स भी क्या हैं, सेंसिटिव हैं, संवेदन हैं, वो भी उनके अंदर भले ही नाक आँख कान ये सब नहीं है बट वो भी फील कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। याद रखना कि सेंसिटिविटी होनी चाहिए। अगर एनिमल्स हैं तो उनमें सेंसरी ऑर्गन्स हो जाते हैं, उनमें संवेदी अंग हो जाते हैं। तो लिविंग वही जिसके अंदर सेंसिटिविटी का गुण हो। नेक्स्ट आता है अडेप्टेशन। 9 नंबर पर है अडेप्टेशन, और हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन। ये आप एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ते हो, अनुकूलन वगैरह, अडेप्टेशन। अब अनुकूलन होता क्या है,
हर एक एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट की सारी जितनी भी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस में अपने आप को फिट करना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, जितनी भी सारी स्पीसीज हैं, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें अडेप्टेशन की क्वालिटी होनी चाहिए, उनमें अनुकूलन की क्षमता होनी चाहिए। कहने का मतलब वो एनवायरनमेंट की जितनी भी, वातावरण की जितनी भी स्थितियां होती हैं, जितनी भी परिस्थितियां होती हैं, उन सब में अपने आप को ढालने की क्षमता ही क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। अगर वो एनवायरनमेंट कुछ उनसे डिमांड कर रहा है तो उस डिमांड को पूरी करनी आनी चाहिए उनको। जैसे हम लोग, जैसे मैं जयपुर में हूँ, अभी हमारे जयपुर में बहुत गर्मी पड़ती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम राजस्थान के लोग गर्मी में मर जाते हैं, नहीं मरते। हम इस हिसाब से ढल गए, हमारा जो इम्यून सिस्टम है और हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो इस हिसाब से ढल गए। ऐसे ही आपने देखा होगा जो केरला साइड रहते हैं, जो हिमाचल साइड रहते हैं, उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उनके बॉडी ने वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती, उसके हिसाब से उन्होंने अपना ढाल रखा है। तो एनवायरनमेंट की जितनी भी सर्टन कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस में अपने आप को ढाल लेना ही अडेप्टेशन कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। तो लिविंग के अंदर सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए, उसमें सेंस होना चाहिए, और उसमें उसे कम ज़्यादा, अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए, और अडेप्टेशन हर एक सर्कमस्टेंसेस में उसे सर्वाइव करने आना चाहिए। अगर कुछ डिमांड कर रहा है, जैसे अभी आपको पता होगा कि केजरीवाल जी एक दिन लाइव कॉन्फ्रेंस में बोल के गए कि भाई कोरोना नहीं जाने वाला है, लेकिन कोरोना अभी रहेगा इंडिया में, लेकिन कोरोना के साथ आपको डील करना आना चाहिए। अब मैं इतने दिन तक दिल्ली को बंद नहीं रख सकता, जैसे प्राइम मिनिस्टर भी हमारे अब थोड़े दिनों के बाद क्या बोलेंगे बेचारे, कब तक वो भी इकोनॉमी को डाउन करते रहेंगे? तो थोड़े दिन के बाद बोलेंगे कि भाई हमने सब कुछ खोल दिया है, अब कोरोना से आपको कैसे बचना है, मतलब आपको अपने आप में क्या लाना है, कुछ हैबिट्स हैं उनको अडेप्ट करना है, मतलब आपको इस परिस्थिति का सामना करना है, अपने आप को इस हिसाब से ढाल लेना है। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, आप मास्क लगाएं, आप नॉनवेज थोड़ा कम खाएं या अवॉइड करें नॉनवेज, या आप क्राउडेड एरिया में ना जाएं, हैंड सैनिटाइज करें, मतलब आपके एनवायरनमेंट की डिमांड है कोरोना से बचना। ठीक है, तो हम लोगों में अडेप्टेशन की क्वालिटी है। ठीक है, तो 9 नंबर आपको सबको समझ में आ गया होगा। नंबर 10 पे क्वालिटी होनी चाहिए लाइफ साइकिल। अगर कोई एक लिविंग चीज़ है तो उसका पर्टिकुलर एक जीवन चक्र होता है, उसका लाइफ साइकिल होता है, उसके अंदर जीवन चक्र बनता है। बिल्कुल सही बात है, बनता है। अब ये चक्र कैसे बनता है तो वो सुनिए ध्यान से। ये लाइफ साइकिल, मैम सिलेबस बताना, डोंट वरी, मैं सिलेबस वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। अभी तो हम बेसिक चीज़ें लेकर चल रहे हैं, अभी तो सिर्फ मैं बायोलॉजी का मीनिंग बता रही हूँ कि भाई बायोलॉजी में पढ़ना क्या होता है, इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं। मैम दोबारा देख सकते हैं एप्लीकेशन पे वीडियो, आपकी मर्जी है, जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख लीजिए आप। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता है आपका। मैम इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती, हिंदी में बोलो। ओके, मैं हिंदी में बोल दूंगी, डोंट वरी। हैंड रिटन नोट्स दे दूंगी, डोंट वरी, इस चैप्टर के, डोंट वरी। आप लोग रुको तो सही। ठीक है, तो अब आपसे पूछा, क्या पूछा बच्चों आपसे, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, उस लिविंग का क्या होना चाहिए, एक लाइफ साइकिल होना चाहिए, एक जीवन चक्र होना चाहिए। अब ये जीवन चक्र क्या होता है, तो यहाँ आओ, मैंने साफ साफ लिखा है मेल, एक मेल है मतलब नर है, और एक मादा है मतलब फीमेल है, मादा है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। जो मेल्स होते हैं उनके अंदर स्पर्म बनता है, उसके अंदर शुक्राणु बनते हैं, इतनी बात जानते हैं। अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि गैमेट्स क्या होते हैं, तो ये रे गैमेट। और जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ओवा बनता है, उनके अंदर क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये स्पर्म और ओवा जुड़ते हैं, ये स्पर्म है बच्चों, ये ओवा है, ये दोनों जुड़ते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और एक सेल बना देते हैं। ऐसे एक सेल बन जाती है। मैंने कहा था लिविंग वही जिसमें क्या, सेल होना चाहिए। ठीक है, तो एक क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर एक सेल बन गया, लेकिन सेल बनते ही ये क्या बन गया, लिविंग बन गया। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट, कान खोल के सुनना।
एक सेल को बायोलॉजी में कहा जाता है जाइगोट। क्या कहा जाता है? जाइगोट। हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज। तो आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि जब स्पर्म और ओवा जुड़ते हैं तो क्या बनता है, आप क्या बताएंगे? एक जाइगोट बनता है, एक युग्मनज। आप पूछे जाइगोट में कितनी सेल्स होती हैं, आप बताओगे सिर्फ एक सेल बनी। अब ये सेल क्या करेगी? ये ऐसे डिवाइड होगी, ऐसे बहुत सारी सेल्स बनेंगी, और जो बहुत सारी सेल्स बनेंगी तो उसको कहा जाता है इम्ब्रियो, उसको कहा जाता है भ्रूण, उसको भ्रूण। फिर उसको फीटस मतलब छोटा बच्चा जो एकदम अभी पेट में है मम्मी के, देन उसकी डिलीवरी हो जाती है, उस बच्चे का जन्म, न्यू बोर्न बेबी बन गया। नेक्स्ट उसकी स्टेज चाइल्ड, वो बच्चा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बाल्यावस्था। चाइल्डहुड को क्या बोलेंगे? उसकी नेक्स्ट अवस्था क्या आएगी? बाल्यावस्था आएगी, है ना। मैम कैसे बना जाइगोट? एक सेकंड बताती हूँ अभी। बाल्यावस्था आएगी, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा था उसके बाद उसकी प्यूबर्टी ये स्टार्ट हो जाती है, उसको प्यूबर्टी को बोलते हैं किशोरा अवस्था। क्या बोलते हैं हम? किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था। तो नेक्स्ट कौन सी स्टेज बन जाएगी उसकी? किशोरा अवस्था बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो अडल्ट हो जाता है। क्या उसकी कौन सी स्टेज आ जाएगी? वो वयस्क आ जाएगा, वयस्क पे। और उसके बाद वो ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा आ जाता है, और देन उसके क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो कहने का मतलब कोई भी लिविंग है, उस लिविंग में सेल बनती है। कैसे बनता है? एक मेल गैमेट जुड़ता है, एक फीमेल गैमेट जुड़ता है, जुड़ने से एक सिंगल सेल बना, और इसी सिंगल सेल को मैम ने नाम दे दिया जाइगोट। इसी को नाम दे दिया, देखो क्या यहाँ पर हमने, युग्मनज। और जैसे ही ये युग्मनज बना, इसके अंदर सेल डिवीजन हुआ, ऐसे बहुत इसने डिवाइड किया, इसने विभाजित किया, और ऐसे बहुत सारी सेल्स बन गई, और इन बहुत सारी सेल्स को बोलते हैं इम्ब्रियो, भ्रूण। तो इसकी पहली अवस्था ये जाइगोट, दूसरी इम्ब्रियो, नेक्स्ट फीटस का मतलब होता है शिशु जो अभी मम्मी के पेट में ही है। फिर न्यू बॉर्न बेबी, उसका जन्म हो गया। जन्म होने के बाद उसका चाइल्डहुड स्टार्ट हो जाता है, उसकी बाल्यावस्था, देन प्यूबर्टी स्टेज, उसकी किशोरा अवस्था, देन वो अडल्ट होता है, देन वो बूढ़ा होता है, और देन वो मर जाता है। कहने का मतलब इसकी क्या है? एक लाइफ साइकिल है। तो ऐसे बबलू बना। ये बबलू एम्ब्रियो की फॉर्म में आया, फिर बबलू मम्मी के पेट में था 9 मंथ्स तक, फिर उसकी डिलीवरी हो गई, फिर बबलू बच्चा था, फिर बबलू क्या कहलाया? प्यूबर्टी स्टेज वाला कहलाया, फिर बबलू अडल्ट, फिर बबलू बूढ़ा हुआ, फिर बबलू मर गया। तो इसको क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल। तो ये 10 वो कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग में होना चाहिए, और ये जो 10 कैरेक्टर्स जिसके अंदर होंगे वही क्या कहलाएगा? वही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। अब बताओ ज़रा, आपको इस बायोलॉजी शब्द का मीनिंग पता लगा? मैं अभी तक सिर्फ क्या पढ़ा रही हूँ आपको? इस बायोलॉजी शब्द का मैंने मीनिंग पढ़ाया है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, इसके अंदर पढ़ते क्या हैं। अब हम जल्दी से रिवीजन करने वाले हैं इस चीज़ का। सबसे पहला लिविंग का कैरेक्टर, एक एक करके सब स्टार्ट करेंगे। आप लोग स्लाइड नहीं देखेंगे, सिर्फ कमेंट्स में मेरा जवाब दो कि आपको अभी तक क्या क्या समझ में आया, ठीक है। सबसे फर्स्ट कैरेक्टर कौन था? जल्दी से कमेंट करो कि लिविंग का सबसे पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए। प्लीज़ जल्दी कमेंट फास्ट। प्लीज़ टेल मी अबाउट फीटस। फीटस का मतलब होता है वो बच्चा जो भी मम्मी के पेट में है, 8 to 9 मंथ्स का है, उसको बोलते हैं फीटस। मैम जाइगोट बताइए। जाइगोट जिसके अंदर सिर्फ एक सेल बना, एक बच्चा, जस्ट अभी एक सेल बनी है, उसके अंदर ना टिश्यू है ना ऑर्गन है, उसको जाइगोट बोलते हैं। हाँ जी बताएं। चलो आप थोड़ा सा हो जाए, क्या पढ़ा आप लोगों को, कितना समझ में आया? चलो बच्चों करें स्टार्ट। अभी तक सिर्फ हमने बायोलॉजी का मीनिंग समझा है, मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। सबसे पहला करैक्टर बताओ कि लिविंग होने के लिए पहली शर्त क्या होनी चाहिए? उसके अंदर क्या होनी चाहिए? लाइव सेल्स होनी चाहिए। ओके, मतलब उसके अंदर जीवित कोशिकाएं। करैक्टर नंबर 2 बोलो, जल्दी बोलो। करैक्टर नंबर 2 उसके अंदर क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो। लिविंग होने के लिए क्या होना चाहिए? यस,
उसके अंदर जीव द्रव्य, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। करेक्टर नंबर 3 बताओ जल्दी से, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, मतलब उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए, जैसे या तो वो एनाबॉलिज्म होंगी या वो कैटाबॉलिज्म होंगी। जैसे एग्जाम्पल, बहुत सारे प्रोटीन का बनना, विटामिन का बनना, भोजन का पचना, श्वसन की प्रक्रिया, उत्सर्जन की प्रक्रिया, न्यूट्रिशन की प्रोसेस, ये सब होना चाहिए लिविंग होने के लिए। नेक्स्ट करेक्टर मैम, उसके अंदर रेस्पिरेशन होना चाहिए। रेस्पिरेशन का मतलब है जो कुछ खाया उसको पचाया और पचाने के बाद उससे एनर्जी लेनी आनी चाहिए उसे, तो उसमें कौन सी प्रोसेस, रेस्पायरेशन, श्वसन होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद उसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना चाहिए, वो या तो खाना अपने शरीर के अंदर बनाए और उसी को कंज्यूम कर ले, या बाहर से बनाकर खाए और उससे एनर्जी रिलीज करे। बताओ इसको क्या बोलेंगे, पोषण, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट उसमें एक्सक्रीशन, उसमें जितने भी खराब चीज़ें बनती हैं उनको बाहर रिमूव करने के लिए क्षमता होनी चाहिए। अगर ये करेक्टर नहीं होगा तो टॉक्सिक एलिमेंट अंदर जम जाएंगे और हम मर जाएंगे। तो नेक्स्ट करेक्टर क्या मैम, उसमें एक्सक्रीशन होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए। उसके बाद मैम उसके अंदर अपने आप की जैसी जाति बनाने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होना चाहिए, चाहे वो गैमेट्स के थ्रू हो, चाहे वो स्पर्म ओवा के थ्रू बना हो, चाहे उसका कोई पार्ट टूट के नीचे गिर गया हो उससे बन गया हो, लेकिन अपने जैसी जाति का निरंतर निर्माण करते रहने की क्षमता होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। नेक्स्ट मैम, उसमें सेंसरी ऑर्गन्स होने चाहिए, किसी चीज़ अच्छी बुरे की पहचान होनी चाहिए, गर्म लगना, ठंडा लगना, ज़्यादा कम, इन दर्द हो रहा है, नींद आ रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इन सबको सेंस करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की क्वालिटी होनी चाहिए, अगर नहीं ढालोगे क्या पता कब कोरोना आ जाए, है ना। अभी तो कोरोना आया है, उसके बाद पता नहीं कौन सा एक नया करेक्टर आए, तो कोरोना में भी जीना आना चाहिए। और जब कोरोना नहीं था तब भी हम कौन से मर रहे थे, और कोरोना आने के बाद हम लोगों ने सब कुछ बंद कर दिया, बाहर जाना, है ना। कुछ लोग ऐसे कहते थे यार मैं तो ना जिम करे बिना मैं जिंदा रह ही नहीं सकता। अब उनसे पूछो ज़रा फ़ोन करके कि आप मर गए हैं क्या। कुछ लोग बोलते थे यार मैं तो बर्गर पिज़्ज़ा खाए बिना ज़िंदा रह ही नहीं सकता। ज़रा फ़ोन लगाइए उनको कि अब मर गए क्या आप लोग। कुछ लोग बोलते हैं मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिले बिना नहीं रह सकता। तो उन आशिकों का क्या हाल है, वो आशिक मर गए क्या। कोई नहीं मरा, क्योंकि उन्होंने कौन से कैरेक्टर को अपना लिया, अडेप्टेशन को, अनुकूलन को, कि अगर बाहर गया मिलने तो वो तो मरे ना मरे पर मेरे को कोरोना हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। और नेक्स्ट कैरेक्टर क्या था, उसका जन्म से लेकर उसके मरने तक के बीच के सफ़र को ही हम क्या बोलते हैं, जन्म से लेकर मरने तक को ही क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। मैम प्लीज़ फीटस बताइए। मैंने बता दिया है फीटस की जो अभी मम्मी के पेट में है और जिसकी जस्ट डिलीवरी होने वाली है बच्चों की। मैम कैटाबोलिक प्रोसेस बताएं। कैटाबोलिक प्रोसेस मैंने बता दिया, जब बड़े से छोटे, बड़े मॉलिक्यूल जब छोटे में टूटते हैं तो उसको कैटाबोलिक बोलते हैं। जैसे डाइजेशन में आपने इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा खाया, ठीक है, इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स खाए, हमारी सेल्स इतनी छोटी सी होती हैं ऐसी, ये तो बहुत बड़ी बना दी मैंने, तो ये बेचारी इतने बड़े पार्टिकल्स को कैसे कंज्यूम कर पाएंगी। तो इतना तोड़ो इन बड़ों को कि इनके अंदर फिट हो जाए, तो इसी को बोलते हैं कैटाबोलिक। ठीक है, तो ये है बच्चा क्या। अच्छा सबके कमेंट शो हो रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा प्राइवेट कर देती हूँ, करवा देती हूँ। अब बताओ ज़रा, आप कोई ऐसा बच्चा जिसको बायोलॉजी का मीनिंग ना समझ में आए, इस बात का रिप्लाई करो कि अब बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में। सच्ची सच्ची बताओ कि अब तुम लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब कोई आपसे पूछे क्या पढ़ रहे हो तो आप बोलोगे बायोलॉजी, सामने वाला बताए क्या होता है ये बायोलॉजी, आप बोलोगे ये बायोलॉजी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, बायोलॉजी का मतलब मैं लिविंग्स के बारे में पढ़ रहा हूँ। सामने वाला बोले ये लिविंग्स क्या है, आप चुटकियों में, मुझे लगता है 20 मिनट में आप ऐसे गिना दोगे उसको, सामने वाला बोलेगा अरे भाई रुक जा, मुझे कोई PhD नहीं करनी है ना, बस तुमने बता दिया इतना ही बहुत है। ठीक है,
तो ये हमें पढ़ना है। अब आएगा मज़ा हमें पढ़ने में। अब बच्चों मैंने ये इतनी मेहनत आप लोगों पे क्यों की, क्योंकि अब इसका रीज़न सुनो तुम लोग कि इतना इतना बेसिक से मुझे लेकर क्यों चलना पड़ा। क्योंकि अब मैं किसी दिन मैंने बोला आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैंने बोल दिया कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र। और इस दिन मुझसे किसी बच्चे ने पूछ लिया व्हाट इज़ एक्सक्रीशन, फिर मैं उस पर बहुत गुस्सा करूँगी। फिर आप बोलोगे मैडम तो ब्लॉक करवा देती है। क्यों? क्योंकि एक्सक्रीशन तो बच्चा मैंने पहले ही बता दिया क्या होता है ना। ठीक है, चलो तो ये आपको मेरे को कुछ टर्म्स बताइए मैंने, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, कैटाबोलिक, एनाबोलिक, प्रोटोप्लाज्म, लाइफ सेल, ये सब आपको टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कि मैम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगी और कैसे पढ़ाएंगी हमें। बहुत सारे बच्चों के मुझे बार बार कमेंट आ रहे कि मैम आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगी। तो बच्चों मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ, एकदम बेसिक, इतना बेसिक कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। ज़रा बताना बेसिक का मतलब क्या हो गया। बेसिक का मतलब हुआ कि सबसे पहले क्या बनता है हमारे बॉडी में, मैम सेल बनता है, टिश्यू बनता है, सॉरी सेल बनता है, कोशिका बनता है। तो सबसे पहले मैम को क्या पढ़ाना चाहिए भाई, सेल के बारे में पढ़ाना चाहिए। शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से, तो मैम सेल के बारे में ही पढ़ाओ। तो सबसे पहले मैं सेल चैप्टर स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और ये सेल क्या होती है, कैसे बनती है, कितने टाइप की होती है, इसके अंदर क्या क्या होता, कैसे कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 क्या होगा, सेल। उसके बाद सेल्स जब जुड़ती हैं तो क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। तो चैप्टर नंबर 2 क्या होना चाहिए मैम, टिश्यू होना चाहिए। टिश्यू जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब ऑर्गन्स जुड़कर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गन सिस्टम होगा, उसके अंदर सारे ऑर्गन्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके जहाँ पर मुझे जूलॉजी की ज़रूरत है पढ़ाने की वहाँ मैं जूलॉजी पढ़ाऊँगी, जहाँ मुझे माइक्रोबायोलॉजी को टच करने की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे पढ़ाऊँगी माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। चलो तो हमारा सबसे पहला चैप्टर कौन सा होना चाहिए, सेल का, ठीक है। टिश्यू होती क्या है मैम, टिश्यू क्या होती है, अमित सक्सेना लास्ट क्लास नहीं देखी है आपने मेरी, टिश्यू क्या होती है मैम, ब्रेन स्पेशलिस्ट को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं बच्चा, ठीक है। चलो मैम पहले सिलेबस लिखा दीजिए। सिलेबस लिखाना क्या है, टाइम क्यों वेस्ट करना है सिलेबस में, मैं ऐसे ही आपको सब एक एक पढ़ाऊंगी तब समझ में आ जाएगा। हाँ मैम क्या हम सिर्फ ग्लूकोज लेके जिंदा रह सकते हैं, ऑक्सीजन कौन लेगा, व्हेन विल बी नेक्स्ट क्लास, डेली क्लास होती है बच्चा इस बैच में। चलो तो स्टार्ट कहते हैं फिर आज की क्लास, जल्दी बोलो आज की क्लास स्टार्ट करें अब हम। आज की क्लास में, हाँ मतलब आज की क्लास का मतलब है एक भी क्वेश्चन गलत ना हो हमारा, ओके चलो ऐसे ही पढ़ाऊंगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा बच्चा क्या, अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना चैप्टर नंबर 1। और वो चैप्टर नंबर 1 क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा सेल वाला। तो 1 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट के टाइम में मैं अभी पीपीटी खोल लूँ सेल वाली। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम बोर्ड पे पढ़ने से ज़्यादा मज़ा आता, तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि उससे भी ज़्यादा मज़ा आपको यहाँ आना चाहिए। एक एक चीज़ मैं पीपीटी के अंदर एक एक वर्ड को मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। थोड़ा सा ओके क्या हो गया, 1 मिनट का टाइम दीजिए, इतने में मैं आपके कमेंट्स देख लूँ, ये ओपन हो रहा है। ओके चलो ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाएं हम, मैम कल करा दीजिए अब, बस मैम आज के लिए हो गया है। अरे बाप रे तुम लोग तो इतने 1 घंटे में थक गए तुम लोग, अच्छा 1.5 घंटा हो गया, चलो फिर ठीक है। एक काम करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, हमें हिंदी में बोल रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, कल की क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में आप इतना ही पढ़ो, बहुत है, ठीक है। कल की क्लास में हम यहाँ से ही स्टार्ट कर देंगे वापस। मैम हैंड नोट्स में अभी थोड़ी देर के बाद 1 घंटे बाद इसमें हैंड नोट्स दिलवा दूंगी, जो भी आपके इस चैप्टर के हैं पूरे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में,
ठीक है। ठीक है, चलो। तो आज की क्लास में हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया है। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे साइटोलॉजी चैप्टर बेसिक से। अगले कम से कम 8 से 10 घंटे तक मेरा ये चैप्टर चलेगा। आप बिल्कुल आराम आराम से बैठ के पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को लेके पढ़ेंगे अच्छे से, एक एक चीज़, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने दूंगी मैं। ठीक है, तो आज की क्लास के मैं नोट्स अभी 1 घंटे बाद आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यहीं ख़त्म होता है। अब हम कल से साइटोलॉजी पढ़ेंगे, टू स्टडी अबाउट सेल। सेल के बारे में स्टडी करेंगे, सेल होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस, फिर जैसे ही सेल वाला चैप्टर खत्म होगा मैं उस पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी, जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे कल की क्लास में, 6 से 8 बजे ही कल क्लास होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।